ये बात अलग है कि तुम ना बदलो, पर जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पर खिल रहे हैं, चिराग आंधियों में जल रहा है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आपका टॉपिक परामर्श है, जो आपके सिलेबस में 18वें नंबर का टॉपिक है और इसका पार्ट 2 आज आप करेंगे। पिछली क्लास में आपने कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू किए थे। आज दूसरी क्लास में भी आप कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू कर रहे होंगे और इस टॉपिक का पूरा रिवीजन कंप्लीट कर रहे होंगे। तो लगातार पढ़ते रहिए। अगर आपने किताब ले ली है यूथ कंपटीशन की थ्योरी वाली बुक, तो बहुत अच्छी बात है और उसको बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि वो प्रश्न काफ़ी अच्छे क्वालिटी के भी लगते हैं और उस किताब में 95% तक की शुद्धता है। तो इतनी शुद्धता के साथ अगर कहीं कंटेंट मिल रहा है आपके लिए, तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका सिलेबस नया है और कंटेंट कहीं पर भी अच्छा नहीं मिल रहा है। तो उसको पढ़िए, बार बार पढ़िए और मेरे ये एमसीक्यू जरूर किया करिए, मॉक टेस्ट पूरा, ताकि आपका रिवीजन होता रहे, आप खुद का टेस्ट कर पाएं कि आपने पूरा जो पढ़ा है चैप्टर वो कितना सही है। क्लियर है आपको? तो उम्मीद करता हूं आज सभी लोग पूरे में से पूरे प्रश्न सही करेंगे और अपनी तैयारी का एक परिचय देंगे। तो प्रश्न यहीं से आएगा, पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करता हूं आज का मॉक टेस्ट। तो इससे पहले कि मैं आपका मॉक टेस्ट शुरू करूं, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देता हूं कि मुख्य सेव का स्पेशल पीडीएफ बैच हमारे चैनल पर चल रहा है, जिसकी फीस मात्र 505 रुपए है। बैच का नाम है मुख्य सेव का गरिमा बैच। इस बैच में आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ दी जाएंगी, नोट्स की पीडीएफ दी जाएंगी, 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सोल्यूशन भी आपको कराया जाएगा। इनसे आप पेपर से पहले बहुत ही अच्छी अपनी तैयारी कर रहे होंगे, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। अगर आपने सपना देखा है मुख्य सेव का भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, अगर आपको अपनी मेहनत पर भरोसा है, अगर आपको अपने सपनों को सच करने का जज्बा है आप में, तो जरूर जुड़े मुख्य सेव का गरिमा बैच से। व्हाट्सएप नंबर है 94 533 66 279। इस पर व्हाट्सएप करें या टेलीग्राम पर क्यूआरसी हेल्प सर्च करें। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा? 3 चरणों में आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। एक बार आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, फिर पूरा एमसीक्यू से आपका रिवीजन कराया जाएगा और फिर वन लाइनर से रिवीजन कराया जाएगा। तो हर चीज आपको प्लानिंग के साथ कराई जाएगी, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। जिन्होंने 2-2 हजार रुपए में ऑनलाइन बैच लिए हैं वो सभी रो रहे हैं, उनकी क्लासेस लगातार नहीं चल रही हैं, उनका एक बार भी सिलेबस पूरा होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन आपको गरिमा बैच में 3 बार सिलेबस पढ़ाया जाएगा। एक बार आपको पूरा क्लासेस की पीडीएफ और नोट्स थ्योरी के माध्यम से, फिर आपको पूरा एमसीक्यू के माध्यम से और फिर आपको वन लाइनर के माध्यम से। जब 3 बार आप पूरा सिलेबस देख चुके होंगे तो एक एक चीज आपके दिमाग में बैठ चुकी होगी और आपका सिलेक्शन हर हाल में पक्का होगा। तो अगर आपने सपना देखा है इस भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, तो मात्र 505 रुपए में जुड़े इस बैच से और अपनी जिंदगी का सफर तय करें, बहुत ही स्वाभिमान के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ। तो जरूर जुड़िए मुख्य सेव का गरिमा बैच से, निश्चित रूप से आपका फायदा होगा। तो व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279, इस पर मैसेज करिए, वहां पर आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इससे पहले कि आपका मॉक टेस्ट शुरू हो, आज का आपका प्रश्न है कि प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाला रोग कौन सा है? बताइए, प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाला रोग कौन सा है? क्वाशियोरकर है, या एनीमिया है, या रिकेट्स है, या बेरी है? तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसका उत्तर अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाला रोग कौन सा है, क्योंकि इसका जवाब मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। तो अभी इसका उत्तर लिख लीजिए और आखिरी में चेक करिएगा कि आपका यह प्रश्न सही होता है या नहीं होता है। तो आज का आपका 20 प्रश्न है कि अनिर्देशित परामर्श के दोष क्या है? बताइए, अनिर्देशित परामर्श के दोष क्या है? परामर्शदाता निष्क्रिय हो जाता है, अधिक समय का लगना होता है, या व्यक्तिगत संपर्क का अभाव होता है, या उपयुक्त सभी? तो बताइए अनिर्देशित परामर्श के दोष क्या हैं? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 20 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? बताइए 20 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा?
तो 20 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो अनिर्देशित परामर्श के निम्न दोष हैं। पहला दोष है इसमें अधिक समय लगता है। दूसरा है इसमें परामर्शदाता का निष्क्रिय होना, इसमें परामर्शदाता निष्क्रिय होता है और व्यक्तिगत संपर्क का अभाव होता है। क्लियर है आपको? किसी से आप व्यक्तिगत नहीं मिलते हैं। और परामर्श प्रार्थी केंद्रित होना, ठीक है, जो परामर्श प्रार्थी है वो केंद्रित हो जाता है। क्लियर है आपको? तो ये है दोस्त अनिर्देशित परामर्श के। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, समन्वित परामर्श के प्रवर्तक कौन है? बताइए, समन्वित परामर्श के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए है आपका एफसी थार्ने, बी है रूथ स्ट्रॉन्ग, सी है मायर्स, डी है कोई नहीं। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? समन्वित परामर्श के प्रवर्तक है तो एफसी थार्ने है या रूथ स्ट्रॉन्ग है या मायर्स है या कोई नहीं है। बताइए 21 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 21 का ए ऑप्शन आपका सही है। क्लियर है आपको? एफसी थार्ने, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और प्लीज जो कुछ लोग तो लाइव वीडियो का इतना कमेंट करते रहते हैं, सर लाइव क्लास दीजिए, लाइव क्लास दीजिए। देखिए अभी आप 25 प्रश्न 25 से 30 मिनट में कर लेते हैं। अगर यही लाइव क्लास होगी तो यही 25 मिनट आपके 50 से 60 मिनट लेंगे। तो आप क्यों अपने 30 मिनट बर्बाद करना चाहते हैं? मेरा तो समय जाएगा ही, साथ में आपका भी समय जाएगा। समय बहुत कीमती है। मैं आपकी कमेंट्स पढ़ूंगा, उससे आपका नुकसान होगा। और जरूरी नहीं सिर्फ मैं आपकी कमेंट्स पढ़ूं, इधर उधर के कमेंट्स पढ़ूंगा, फिर उसका रिप्लाई दूंगा, तो उससे क्या होगा? आपका समय बर्बाद होगा। तो कभी भी लाइव क्लास मत देखा करिए जीएस इन थ्योरी वाले सब्जेक्ट की, क्योंकि यहां पर आपके कंफ्यूजन बहुत कम होते हैं या होते ही नहीं है। तो रिकॉर्डेड क्लास देखा करिए ताकि आपका समय कम बर्बाद हो। समय की वैल्यू को समझिए, एक एक मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टीचर अगर दूसरे के कमेंट पढ़कर आपका समय बर्बाद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके साथ नुकसान हो रहा है। अपने समय की कीमत को समझिए और लाइव क्लासेस को अटेंड करने से बचिए। बताइए समन्वित परामर्श के प्रवर्तक कौन है? तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एफसी थार्ने है। क्लियर है आपको? कौन है? एफसी थार्ने है। तो समन्वित परामर्श के प्रवर्तक एफसी थार्ने है। यह परामर्श निर्देशित तथा अनिर्देशित परामर्श दोनों का संयोग होता है। जो समन्वित परामर्श होता है यह अनिर्देशित और निर्देशित परामर्श दोनों का संयोग होता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, समन्वित परामर्श के लाभ क्या हो सकते हैं? बताइए समन्वित परामर्श के लाभ क्या हो सकते हैं? ए कम खर्चीला है ये, बी कार्य क्षमता पर अधिक बल देता है, सी अधिक प्रभावशाली है और डी उपयुक्त सभी। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? समन्वित परामर्श के लाभ क्या हो सकते हैं? क्या ये कम खर्चीला है, क्या कार्य क्षमता पर अधिक बल देता है, या ये अधिक प्रभावशाली है, या उपयुक्त सभी? तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? समन्वित परामर्श के लाभ क्या हो सकते हैं? तो 22 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, उपयुक्त सभी। क्लियर है आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। तो समन्वित परामर्श के लाभ निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? ये तो एक कम खर्चीला होता है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। यह अधिक प्रभावशाली होता है, इसमें कार्य क्षमता पर अधिक बल दिया जाता है। किस पे बल दिया जाता है? कार्य क्षमता पर। इसमें समय की बचत होती है। देखिए समय की बचत हो रही है ना, तो आपको अपने समय की बचत करनी है। समय बहुत कीमती है और लाइव वीडियो में आपका बहुत ही समय जाया होता है। शक्ति की बचत होती है। क्लियर है आपको? आवश्यकता अनुसार परिवर्तन होता है। उचित तालमेल का विकसित होना, व्यवहारिक होना, ये सब क्या है? ये सब समन्वित परामर्श के लाभ हैं। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, परामर्श की सफलता निर्भर करती है। बताइए परामर्श की सफलता निर्भर करती है किस पर? परामर्श की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन ए है आपका परामर्श प्रार्थी की योग्यता पर, या परामर्शदाती के प्रतिभा, ज्ञान तथा दृष्टिकोण पर, या परामर्शदाता के हठी व्यवहार पर, या उपयुक्त सभी। बताइए परामर्श की सफलता निर्भर करती है परामर्श प्रार्थी की योग्यता पर, या परामर्शदाती की प्रतिभा, ज्ञान तथा दृष्टिकोण पर, परामर्शदाती के हठी या व्यवहार पर, या उपयुक्त सभी। तो बताइए परामर्श की सफलता निर्भर करती है, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 23 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 23 का परामर्शदाती की प्रतिभा, ज्ञान तथा दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। क्लियर है आपको? तो फोकस बनाकर पढ़ते रहिए और निश्चित रूप से यहां से आपको बहुत ही ज्यादा लाभ होने वाला है। तो परामर्श के प्रक्रम में परामर्शदाता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परामर्श की सफलता
परामर्शदाता की प्रतिभा, ज्ञान तथा दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। 1 मिनट को ये प्रश्न आपको कठिन लग सकते हैं, इनकी भाषा आपको कठिन लग सकती है क्योंकि यहां पर शुद्ध हिंदी शब्दों का प्रयोग हुआ है, लेकिन आप जब इन्हें 2-3 बार पढ़ेंगे तो ये बहुत ही आसान हो जाएंगे आपके लिए, क्योंकि चीजें जब बार बार देखने से आसान होती है ना। क्लियर है आपको? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 23 का बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, एक सफल परामर्शदाता के कौन कौन से गुण हो सकते हैं? बताइए, एक सफल परामर्शदाता के कौन कौन से गुण हो सकते हैं? ऑप्शन ए है आपका सत्यनिष्ठता, बी है कुशलता, सी है आपका व्यक्तियों में रुचि रखना और डी है उपयुक्त सभी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? एक सफल परामर्शदाता के कौन कौन से गुण हो सकते हैं? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 24 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है। सत्यनिष्ठता तो होनी ही चाहिए व्यक्ति में कि वो सत्य से साथ जाकर आपको परामर्श दे सके। उसके अंदर कुशलता होनी चाहिए, व्यक्तियों में रुचि रखता हो। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्तियों में रुचि रखने का मतलब वो उसकी बातें सुनना चाहता हो, वो उसकी समस्या सुनना चाहता हो। अगर कोई जिसके पास आप परामर्श लेने गए हैं वो आपकी बात ही नहीं सुन रहा, वो आप में रुचि ही नहीं रख रहा, तो वो कैसे एक सफल परामर्शदाता बनेगा? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। क्लियर है आपको? तो एक सफल परामर्शदाता में निम्न गुण होने चाहिए जो कि है, उद्देश्य व दिशा का ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उद्देश्य व दिशा का ज्ञान होना चाहिए। मित्रता, प्यार व व्यवहारिक होना चाहिए। विश्वास कुशल होना चाहिए। तकनीकी की दक्षता होनी चाहिए। नेतृत्व करने की योग्यता होनी चाहिए। दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करना चाहिए। सामाजिक संवेदनशीलता होनी चाहिए और व्यक्तियों में रुचि लेना आना चाहिए। क्लियर आपको? तो एक सफल परामर्शदाता के ये सारे गुण हैं, आपको ये ध्यान रखने चाहिए, क्योंकि आपको भी परामर्शदाता ही बनना है अल्टीमेटली इस नौकरी को पाकर। क्लियर है आपको? तो अच्छी चीजें सीखिए, लोगों को सुनने की आदत बनाइए, लोगों को समझने की आदत बनाइए, समस्या पर फोकस करने की आदत बनाइए। इसीलिए आपके लिए सिलेबस में ये चैप्टर रखा गया है ताकि आप ये चीजें सीख कर जाएं। अगला प्रश्न है आपका, परामर्श की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बताइए, परामर्श की आवश्यकता क्यों पड़ती है? परामर्श प्रार्थी की समस्याओं को दूर करने के लिए, परामर्श प्रार्थी को आत्म मूल्यांकन के लिए, या परामर्शदाता को परखने के लिए, या डी, ए और बी दोनों? तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? परामर्श की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो 25 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 25 का डी ऑप्शन आपका सही है। क्लियर है आपको? ए और बी दोनों। एक तो परामर्श प्रार्थी की समस्या को दूर करने के लिए उसको परामर्श की आवश्यकता पड़ती है, और फिर कभी कभी क्या होता है, परामर्श प्रार्थी जो होता है वो अपना आत्म मूल्यांकन करना चाहता है, अपने आप को समझना चाहता है, इसलिए भी एडवाइस लेने या परामर्श लेने जाता है। क्लियर है आपको? तो 25 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है आपको? तो एक परामर्श प्रार्थी को परामर्श की आवश्यकता निम्न बातों के लिए पड़ती है। परामर्श प्रार्थी की समस्याओं जैसे हीन भावना, पीने की आदतें व नशीली दवाओं की लतें आदि को दूर करने के लिए। परामर्श प्रार्थी को परामर्शदाता के सहयोग से अपनी मनोस्थिति में सुधार करके अपनी समस्याओं पर निर्णय लेने के लिए। क्लियर है आपको? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है यहां पर। अगला प्रश्न है आपका, संचार में निस्पंदन के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए किस उपाय का प्रयोग करना चाहिए? यहां पर निस्पंदन होगा, ठीक है, निस्पंदन होगा, ये आप ध्यान रखिएगा, निस्पंदन होगा, ठीक है। तो संचार में निस्पंदन के बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए किस उपाय का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है आपका गतिकी, बी है परिभाषा, सी है लघुपरिधिकरण और डी है आपका स्पर्शीय संचार। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? संचार में निस्पंदन के बुरे प्रभावों को कम करने के लिए किस उपाय का प्रयोग किया जाता है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 26 का डी ऑप्शन आपका सही है, स्पर्शीय संचार। क्लियर है आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो संचार में निस्पंदन के बुरे प्रभावों को कम करने के लिए स्पर्शीय संचार का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, संचार प्रक्रिया में निम्नांकित में कौन सा चरण पहले आता है? बताइए, संचार प्रक्रिया में निम्नांकित में कौन सा चरण पहले आता है? ऑप्शन ए है आपका संचारण, बी है कूटानुवाद, सी है समझना, डी है कूट लेखन। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? संचार प्रक्रिया में निम्नांकित में कौन सा चरण पहले आता है?
संचारण, कूटानुवाद, समझना, कूट लेखन। तो 27 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 27 का आपका डी ऑप्शन सही है। क्लियर है आपको? कूट लेखन। रिवीजन करते रहिए, जितना हो सके उतना रिवीजन करिए, अपने आप को अपने सिलेबस से लगातार जोड़ कर रखिए। संचार प्रक्रिया में कूट लेखन चरण पहले आता है। संचार प्रेषक का प्राप्तकर्ता को सूचना भेजने की एक प्रक्रिया है। इसमें सूचना प्राप्तकर्ता को कूटवाचक कहा जाता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, औपचारिक दिशा निर्देश एवं प्राधिकार पदानुक्रम संचार के किस प्रकार के उदाहरण हैं? देखिए, मैंने आपसे कहा था यहां पर कुछ कठिन शब्दों का आपका प्रयोग देखने को मिल सकता है हिंदी के, जिससे आपको ये सवाल कठिन लग सकते हैं, थोड़े अटपटे लग सकते हैं, लेकिन अब जब बार बार पढ़ेंगे तो यही चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ये इसलिए आपको कठिन लग सकते हैं क्योंकि ये यहाँ पर उन शब्दों का प्रयोग हुआ है जो आप सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयोग नहीं करते हैं, है ना? तो इस चीज से घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोग क्या होते हैं, कठिन शब्दों को देखकर घबरा जाते हैं और मन में एक विचार बना लेते हैं कि अरे मुझसे नहीं होगा। पर ऐसा आपको कोई विचार नहीं बनाना है। आपको खुद पर फोकस बनाकर रखना है, अपने प्रश्न को बार बार पढ़ना है और हर चीज आसान हो जाती है। एक वक्त लगता है लेकिन चीजें आसान होती हैं, है ना? मैंने जो आपको शुरुआत में वीडियो को बताया था कि ये बात अलग है कि तुम ना बदलो पर जमाना बदल रहा है ना? तो जमाना तो बदल रहा है, अगर आप खुद को बदलना पड़ेगा, अगर जमाने के साथ आपको चलना है ना? तो 28 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 28 का ए ऑप्शन ए सही है। क्लियर है आपको? ए नियंत्रण। तो औपचारिक दिशा निर्देश एवं प्राधिकार पदानुक्रम संचार नियंत्रण प्रकार का उदाहरण है। ध्यातव्य है कि संगठनों में पदानुक्रम एवं दिशा निर्देशात्मक संचार ऊपर से नीचे की ओर संचारित होते हैं, जिसका उद्देश्य संगठन में नियंत्रण बनाए रखना होता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, अशाब्दिक संचार में निहित है। बताइए, अशाब्दिक संचार में क्या निहित है? ऑप्शन ए है आपका देह नासा, बी है मुखीय अभिव्यक्ति एवं लहजा, सी है भाव भंगिमा, बी है भाव भंगिमा, देह मुद्राएं एवं भावनात्मक अभिव्यक्ति, और सी है आपका न्यूनतम शाब्दिक मौन एवं मुखीय अभिव्यक्ति, और डी है आपका देह भाषा लहजा एवं मौन। तो अशाब्दिक संचार में निहित है ए ऑप्शन में देह नासा, मुखीय अभिव्यक्ति एवं लहजा है, बी सी डी। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 29 का? तो 29 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अशाब्दिक संचार क्या है? इसमें क्या निहित होता है? भाव भंगिमा निहित होती है कि आपके चेहरे पे क्या दिख रहा है ना? आपके चेहरे पर भाव कैसे हैं, और देह मुद्राएं कि आप किस स्थिति में खड़े हैं, और भावात्मक अभिव्यक्ति कि आप क्या भाव से अभिव्यक्त कर रहे हैं। क्या आपके भाव से प्रेम अभिव्यक्त हो रहा है, या आपके भाव से क्रोध अभिव्यक्त हो रहा है, या आपके भाव से हंसी अभिव्यक्त हो रही है ना? तो ये क्या है? भाव भंगिमा, देह मुद्राएं एवं भावात्मक अभिव्यक्ति अशाब्दिक संचार जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, उस संचार में निहित होती हैं। क्लियर है आपको? तो बी ऑप्शन आपका 29 का बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं, चलिए इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो अशाब्दिक संचार से तात्पर्य सामान्यतः शब्द रहित संदेशों को भेजने एवं प्राप्त करने के संप्रेषण की प्रक्रिया से है। इसमें भाव भंगिमा, देह मुद्राएं एवं भावात्मक अभिव्यक्ति या आंखों के संपर्क से संप्रेषित किया जा सकता है। कई बार आप आंखों से इशारा करके भी अपने कार्य करवा लेते हैं, है ना? तो ये क्या होता है? ये अशाब्दिक संचार होता है। क्लियर है आपको? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, संचार का वह साधन जो बहुत सारे आदतों को एक स्रोत से दूसरे एक साथ सूचना प्रसारित करता है कहलाता है। बताइए, संचार का वह साधन जो बहुत सारे आदाताओं को एक स्रोत से एक साथ सूचना प्रसारित करता है क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है आपका यहां पर अंतः समूह संप्रेषण, बी है जन संप्रेषण, और सी है आपका अंतर व्यक्तिक संप्रेषण, डी है आपका अंतर व्यक्तिक संप्रेषण। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? बताइए 30 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 30 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, जन संप्रेषण। क्लियर है आपको? जन संप्रेषण जो होता है, आप इसमें क्या करते हैं, प्रदाता होता है और एक अदाता होता है, तो अदाताओं को एक स्रोत से एक साथ सूचना प्रसारित करता है। क्लियर है आपको? तो ये क्या है? जन संप्रेषण है। क्लियर है आपको? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है।
संचार का वह साधन जो बहुत सारे अदाताओं को एक स्रोत से एक साथ सूचना प्रसारित करता है जन संप्रेषण कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका, अच्छे श्रोता बनने के लिए जो दो कौशल संबंधित हैं वे कौन से हैं? ऑप्शन ए है आपका ध्यान देना तथा प्रतिपुष्टि प्रदान करना, बी है ध्यान देना तथा जब आवश्यक हो तब अपनी अरुचि दिखाना, या एक समय में एक साथ कई संदेश सुनना तथा संक्रात्मक समालोचन प्रदान करना को छिपाना, या सी ऑप्शन है आपका ध्यान देना तथा दिए गए संदेश के प्रति उपयुक्त सूचकों से अनुक्रिया देना। तो सी और डी थोड़ा ऊपर नीचे हो गए, इसको आप ध्यान रखिएगा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ये जहां पर ये को छिपाना लिखा है ना डी में, ये बी पे आएगा। ठीक है, यहां पर आएगा को छिपाना, और ध्यान देना तथा जब आवश्यक हो तब अपनी अरुचि को छिपाना, और यहां पर केवल करना तक है। क्लियर है आपको? थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको ध्यान दे लीजिएगा। तो अच्छे श्रोता बनने के लिए जो दो कौशल संबंधित हैं वे कौन से हैं? तो 31 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है। क्लियर है आपको? तो नीचे वाले ऑप्शन पर आपको ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही लिखा है, ध्यान देना तथा प्रतिपुष्टि प्रदान करना। क्लियर है आपको? तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक संपर्क कौशल नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक संपर्क कौशल नहीं है? ए सुनना, बी बोलना, सी तैरना, डी हाथ लहराना। देखिए कठिन से कठिन जितने भी प्रश्न इस चैप्टर में बन सकते थे वो आज के इस मॉक टेस्ट में आपके रखे गए हैं, और इससे कठिन कहीं भी आपके प्रश्न नहीं बनेंगे। अगर आप इन सब प्रश्नों को तैयार कर लेंगे तो कहीं ना जो आपके इस चैप्टर से 2 से 3 प्रश्न बन रहे होंगे उनको बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे परीक्षा में। अगर आप ये 40 प्रश्न हैं लगभग और इनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, एक बार पूरी थ्योरी पढ़ लेंगे, तो निश्चित रूप से आप इस चैप्टर का कोई भी प्रश्न अपनी परीक्षा में गलत नहीं कर रहे होंगे। बताइए 32 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक संपर्क कौशल नहीं है? ए सुनना, बी बोलना, सी तैरना, डी हाथ लहराना। तो ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 32 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। क्लियर आपको? तैरना, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो सुनना, बोलना, हाथ लहराना संपर्क कौशल के अंतर्गत आता है, जबकि तैरना संपर्क कौशल के अंतर्गत नहीं आता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, किसके बिना एक दूसरे के साथ संवाद करना असंभव है? बताइए किसके बिना एक दूसरे के साथ संवाद करना असंभव है? क्या ये आवाज है, या क्या हाथ है, क्या फोन है, या संवाद कौशल है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? किसके बिना एक दूसरे के साथ संवाद करना असंभव है? तो 33 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 33 का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा है? डी ऑप्शन। क्लियर है आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, संवाद कौशल। क्लियर है आपको? तो किसी को अपनी बात समझाने के लिए संवाद कौशल का होना अति आवश्यक है। एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए संवाद कौशल का होना नितांत जरूरी है, क्योंकि व्यक्तित्व विकास का मजबूत पक्ष संवाद कौशल ही है। संवाद कौशल के बिना एक दूसरे के साथ संवाद करना असंभव है। ठीक है, जो हम अच्छे तरीके से बात करते हैं, बात करने का जो तरीका होता है, जिसे हम बहुत ही अच्छी तरीके से सामने वाले के सामने अपनी बात रख सकते हैं, किसी व्यक्ति के समक्ष अपनी बात प्रस्तुत कर सकते हैं, उसको संवाद कौशल कहते हैं। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में सबसे अधिक सहायक श्रव्य कौशल है? बताइए। अब आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो शर्माते होंगे, हिचकिचाते होंगे कहीं पर खड़े होकर बोलने में, लेकिन जब आप नौकरी करने जाएंगे तो 25 आपको तो मिनिमम आंगनवाड़ी मिल रही होंगी, उनके सामने आपको बोलना होगा। कहीं पर मीटिंग हो रही होगी गांव में, वहां पर जाकर आपको बोलना होगा माइक पर। तो उसके लिए आपको किस चीज की आवश्यकता होगी? उसके लिए आपको संवाद कौशल की आवश्यकता होगी। आपके अंदर वो चीज होनी चाहिए, तभी आप बोल पाएंगे। आपका आत्मविश्वास भी एक संवाद कौशल की ताकत है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में सबसे अधिक सहायक श्रव्य कौशल है? बताइए। देखिए, सफलता पाने के लिए आपको सफलता के काबिल बनना पड़ेगा।
उन आदतों को शामिल करना पड़ेगा अपने जीवन में जिन आदतों के द्वारा इंसान सफल बनता है। जो सफल इंसान की पहचान है उसको अभी से बनाकर चलना होगा। अब सोचे कि मैं बाद में सफल होने के बाद में उन आदतों को पकड़ लूंगा या पकड़ लूंगी, तो थोड़ा मुश्किल होता है उस रास्ते पर चलना, है ना। सब लोग नहीं कर पाते। अगर आपको एक आसान रास्ते पर चलना है, एक सुव्यवस्थित रास्ते पर चलना है, तो आदतों पर सबसे पहले अपने कार्य करना होगा कि हर चीज का आपका टाइम फिक्स होना चाहिए। इतने बजे उठना है, इतने बजे पढ़ना है ना। जब आप टाइम फिक्स कर लेंगे आपकी लाइफ की हर एक चीज फिक्स हो जाएगी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में सबसे अधिक सहायक श्रव्य कौशल है? बताइए। ए प्रतियोगी श्रव्य, बी निष्क्रिय श्रव्य, सी है सक्रिय श्रव्य, डी है पूर्वाग्रही श्रव्य। जिन लोगों का टाइम फिक्स नहीं होता है वही लोग आलसियाते हैं, वही लोग ऊर्जा को कम महसूस करते हैं और वही लोग बोर होते हैं। जिन लोगों का हर चीज का टाइम फिक्स होता है वो लोग शाम को जब आप उनके पास बैठे होंगे तो वो बहुत ही ऊर्जावान महसूस करते हैं और बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा दिन वैसे जिया है जैसे उन्होंने कल्पना की थी, है ना, जैसे इन्होंने योजना बनाई थी। तो हर डे की योजना बनाइए कि आज पूरे दिन में इतने समय पर ये करना है। फिर देखिए शाम को जब आप वो पूरा कर चुके होंगे तो आपके अंदर से कितना आत्मविश्वास निकलेगा। तो 34 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, सक्रिय श्रव्य। क्लियर है आपको? सक्रिय श्रव्य। तो संप्रेषण में सक्रिय श्रव्य सर्वाधिक सहायक श्रव्य कौशल है। सभा, सम्मेलन, संगोष्ठी, भेंट वार्ता, साक्षात्कार, व्यक्तिगत परामर्श, मुलाकात, टेलीफोन, टेप, रेडियो, समितियां इत्यादि श्रव्य माध्यम है। क्लियर आपको? क्या है? श्रव्य माध्यम है ये। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से श्रव्य माध्यम है? तो मुलाकात होगा, टेलीफोन होगा, टेप रेडियो होगा और कोई एक अन्य ऑप्शन होगा, उसमें उपयुक्त सभी लिखा होगा। अगर आपने ये पढ़ा है तो आप बहुत आसानी से इसका उत्तर दे पाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण कौशल के मूल्यांकन का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचल या पैरामीटर है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण कौशल के मूल्यांकन का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचल या पैरामीटर है? ऑप्शन ए है आपका अवरोध मुक्त संप्रेषण, बी है सरल भाषा, सी है आमने सामने का संपर्क, डी है आपका पृष्ठपोषण यानी कि फीडबैक। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 35 के क्वेश्चन में? तो 35 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी, फीडबैक लेना, पृष्ठपोषण लेना कि आपने जो बात समझाई है लोगों को क्या उनको समझ में आई है या नहीं आई। अगर नहीं समझ में आई तो उन्हें कहां पर समस्या आई। तो ये क्या होता है? ये संप्रेषण कौशल के मूल्यांकन का सर्वाधिक उपयुक्त पैरामीटर है। क्लियर है आपको? तो संप्रेषण कौशल के मूल्यांकन का सर्वाधिक उपयुक्त पैरामीटर पृष्ठपोषण है यानी कि फीडबैक है। तो संप्रेषण दो या दो से अधिक प्राणियों के मध्य निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है जो कि व्यवहारिक आदान प्रदान एवं वृद्धि के लिए उनका पृष्ठपोषण करती है। क्लियर है आपको? निम्न में से क्या संचार कौशल में बाधक नहीं है? बताइए। निम्न में से क्या संचार कौशल में बाधक नहीं है? ए है भावनात्मक, बी है संक्षिप्तता, सी है सीमित शब्दावली, डी है वरिष्ठों का भय। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? निम्न में से क्या संचार कौशल में बाधक नहीं है? तो 36 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। क्लियर आपको? संक्षिप्तता। क्लियर आपको? अगर आप चीजों को संक्षिप्त कर रहे हैं तो ये बाधक नहीं है। लेकिन अगर आप सीमित शब्दावली का प्रयोग करेंगे, वरिष्ठों का भय करेंगे, भावनात्मक रूप से टूटेंगे तो क्या होगा? तो ये बाधा डालेगी आपके संचार कौशल में। क्लियर है आपको? तो भावनात्मक, सीमित शब्दावली, वरिष्ठों का भय तथा सूचना की अधिकता संचार कौशल में बाधक है, जबकि संक्षिप्तता संचार कौशल के लिए आवश्यक है। आप चीजों को संक्षिप्त करके ले जाएं तो क्या होगा? लोगों को बड़ा आनंद आता है आपकी चीजों को सुनने का। अगला प्रश्न है आपका, प्रभावी पारस्परिक संचार कौशल हेतु हमें नहीं होना चाहिए? बताइए। प्रभावी पारस्परिक संचार कौशल हेतु हमें क्या नहीं होना चाहिए? ए निश्चित व परिसिद्ध, या समय से, या तर्क संगत, या व्यापक। तो इसका एक ही ऑप्शन आपका सही हो जा सकता है। बताइए प्रभावी पारस्परिक संचार कौशल हेतु हमें क्या नहीं होना चाहिए? तो 37 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, हमें व्यापक नहीं होना चाहिए। क्लियर है आपको? तो संचार प्रेषक का प्राप्तकर्ता को सूचना भेजने की प्रक्रिया है जिसमें जानकारी
पहुंचाने के लिए ऐसे माध्यम का प्रयोग किया जाता है जिसमें संप्रेषित सूचना प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों समझ सकें। क्लियर है आपको? प्रभावी पारस्परिक संचार कौशल व्यापक नहीं होना चाहिए। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, संचार पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट के प्रमुख अंग है। बताइए, जो संचार है उसके पर्यावरण के प्रमुख अंग क्या है? ऑप्शन ए है आपका संदेश, बी है उत्तर, सी है माध्यम, डी है टेलीफोन। तो बताइए ABCD में ये जो 3-4 दिए गए हैं इनको 4 ऑप्शन में बांटा गया है। पहले में पहला, दूसरा और चौथा है, दूसरे में तीसरा और यहां पर बीच में कामा होगा, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा है, और तीसरे में आपका दूसरा, तीसरा और चौथा है, और चौथे में आपका पहला, तीसरा और चौथा है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? देखो, संदेश तो आवश्यक होता है ना। अगर प्रश्न है तो उसका रिस्पॉन्स, कहीं आपने मैसेज भेजा है तो उधर से उत्तर भी तो आना चाहिए, है ना। तो रिस्पॉन्स भी यहां पर आंसर नहीं होगा, इस उत्तर का मतलब यहां पर रिप्लाई या रिस्पॉन्स होगा। क्लियर है आपको? रिप्लाई या रिस्पॉन्स होगा। क्लियर है आपको? और माध्यम तो होना ही चाहिए, किस माध्यम से भेजा गया है संदेश। लेकिन टेलीफोन जरूरी थोड़ी है। टेलीफोन क्या जरूरी है? आप चिट्ठी लिखकर भेज रहे हैं, आप ईमेल कर रहे हैं, है ना, आप मिलकर सीधे संप्रेषण कर रहे हैं, संचार कर रहे हैं, तो इसके लिए टेलीफोन आवश्यक नहीं है। पहला, दूसरा और तीसरा सही है। ये किस ऑप्शन में है? ये बी ऑप्शन में है, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा सही है। क्लियर है आपको? तो संचार पर्यावरण के 3 अंग हैं, एक संदेश, दूसरा उत्तर और तीसरा माध्यम। क्लियर है आपको? अब बात करते हैं 39वें क्वेश्चन की, कि पारस्परिक कौशल का उद्देश्य कार्यकुशलता में सुधार करना एवं डॉट 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 को अधिक मूल्यवान बनाना है। बताइए किसको अधिक मूल्यवान बनाना है? नियोक्ता को, या कर्मचारी को, या ग्राहक को, या डॉक्टर को? तो बताइए 39 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 39 का बी ऑप्शन आपका सही है, कर्मचारी। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन सही है। पारस्परिक कौशल का उद्देश्य कार्यकुशलता में सुधार करना एवं कर्मचारी को अधिक मूल्यवान बनाना है। क्लियर है आपको? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, किसी भी प्रकार के संप्रेषण में निम्नलिखित सम्मिलित है? एक प्रेषणकर्ता, दूसरा एक संदेश, तीसरा एक वाक्य, और चौथा ऑप्शन है आपका एक प्राप्तकर्ता। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके सही हो जाएगा? पहले ऑप्शन में है 1, 3, 4, दूसरे में 1, 2, 3, और तीसरे में है आपका 1, 2, 4, और चौथे में आपका 2, 3, 4। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 40 का? तो 40 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी हो सकता है। क्लियर है आपको? बाकी का यहां पर कुछ लेना देना नहीं है। क्लियर है आपको? बाकी की क्या, बाकी तो होता ही है एक संदेश में। तो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। संदेश तो आपका बिना शब्दों के भी तो हो सकता है ना। आप इशारों से संदेश दे रहे हैं तो भी तो प्रेषण है, संप्रेषण है। तो वहां पर बाकी की कोई आवश्यकता नहीं है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, पहला, दूसरा और चौथा। तो किसी भी प्रकार के संप्रेषण में 5 तत्व महत्वपूर्ण हैं जो इसकी प्रक्रिया से संबंध है। वो कौन कौन से हैं? इसमें तो एक प्रेषणकर्ता होना चाहिए, दूसरा एक संदेश होना चाहिए, तीसरा सूचना के माध्यम या विधि होनी चाहिए, और फिर चौथा सूचना प्राप्तकर्ता होना चाहिए, और फिर पांचवा जो ऑप्शन है आपका वो प्रत्युत्तर या वांछित प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स। क्लियर है आपको? तो ये 5 चीजें होनी चाहिए संप्रेषण के लिए। क्लियर है आपको? तो ये आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हुए, और आप कमेंट करके बताएंगे कि कुल कितने प्रश्न सही हुए। लेकिन आज का जो आपका प्रश्न था कि प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाला रोग है, उसके ऑप्शन थे आपके क्वाशियोरकर, एनीमिया, रिकेट्स, बेरी। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? उम्मीद करता हूं आप सबने कमेंट करके बताया होगा। इसका ए ऑप्शन आपका सही है, क्वाशियोरकर। क्लियर है आपको? यह प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाला रोग है। तो प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियोरकर रोग होता है, जिसमें बच्चों का हाथ पांव दुबला हो जाता है तथा पेट बाहर निकल आता है। क्लियर है आपको? तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो ये रहा आपका परामर्श महत्वपूर्ण एमसीक्यू का मॉक टेस्ट नंबर 2। क्लियर है आपको? तो आपको पार्ट 2 कैसा लगा आज के प्रश्नों का स्तर, और आपकी तैयारी कितनी कंप्लीट हो गई है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज कुल कितने प्रश्न सही हुए वो भी कमेंट करके बताइएगा। पिछले पार्ट में आपने काफी अच्छे प्रश्न सही किए थे। आप में से बहुत से लोगों ने कहा कि मैंने पढ़ रखा है इसलिए मेरे ज्यादातर प्रश्न सही हुए हैं, किसी के 1 गलत था, किसी का 2 गलत था। मुझे बहुत अच्छा लगा।
अगर आप पहले से पढ़कर आ रहे हैं और इनमें से पूरे सही कर रहे हैं या एक दो गलत कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप अपनी तैयारी में अहम भूमिका निभा रहे हैं। अपने ऊपर पूरा भरोसा रखें और अपने आप को फोकस्ड रखें। जितना ज्यादा हो सके खुद से जुड़े रहें और अपनी तैयारी को करते रहें। मेरी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ रहेंगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।